तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपवर्तनांक के बारे में देखा था, तो अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे प्रिज्म के बारे में और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है, तो इसका क्या अभिप्राय है या फिर इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे VVI लिखा हुआ भी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, तो जैसे ही आपके दिमाग में मतलब ऐसा आए कि अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सघन होगा, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक कम है उससे वो सघन होगा, और अगर सघन होगा तो उसमें प्रकाश की चल कम होगा, ठीक है, और वहाँ पे प्रकाश मुड़ेगा भी ज़्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो वही बात है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो होता है अपवर्तनांक वो निर्वात या वायु का होता है, ये भी बताया हुआ है। तो हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसका क्या अभिप्राय है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ है कि यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा, ठीक है, तथा इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। इसका अर्थ यही है, अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगी तथा इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही, और बस हम लोग अब प्रिज्म के बारे में फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे प्रिज्म के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा प्रिज्म को देखते हैं। प्रिज्म एक कांच का बना हुआ होता है जो पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे जो प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ होता है। यहाँ पे 5 आपको फलक देखने को मिलेगा, 5 सतहों से मिलकर बना हुआ होता है प्रिज्म। तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रिज तो 3D में यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। जो भी हम लोग यूज करेंगे वो एक त्रिभुज का ही यूज करेंगे यहाँ पे, और प्रिज्म के रूप में इसी का, क्योंकि वो त्रिभुजाकार ही होता है इस टाइप से। अगर हम लोग पारे तो कुछ प्रिज्म जो है ना वो इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से वो त्रिभुजाकार सतह होता है, 2 गो ऐसा, ठीक है। इधर त्रिभुज है, एक इधर त्रिभुज है, और अगर आप गौर से देखें तो एक उस साइड में एक सतह है और एक इस साइड में इस प्रकार से सतह है। इस प्रकार से आप बोले तो सतह है, ठीक है, आयताकार इस प्रकार से, और नीचे एक बेस भी है आयताकार, और इधर त्रिभुज इधर त्रिभुज है। तो यानी 2 सतह इधर 2 सतह इधर, 4 एक आधार, 5 सतह, टोटल 5 सतह है इसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो यहाँ से प्रकाश, इस सतह से प्रकाश आएगा, जैसे अगर ऐसे जिस कोण पे ये झुका हुआ ना, ये किसी कोण पे झुका हुआ होगा, ये दोनों जो सतह है वो किसी कोण पे झुका हुआ होगा, और बीच में सभी पारदर्शी माध्यम है सिर्फ कांच का। वैसे तो अगर देखें इधर त्रिभुज और इधर त्रिभुज, नीचे एक बेस होता है, आधार होता है, वो भी चतुर्भुज होता है, और यहाँ से प्रकाश जाएगा और यहाँ से निकलेगा। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, चूँकि ये एक किसी कोण पे झुका हुआ होता है, तो यहाँ पे इस कारण से ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये हमारा है प्रिज्म। इस प्रकार से प्रिज्म को हम लोग बना सकते हैं, बट हम लोग जब समझेंगे जो भी प्रिज्म से रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको जो समझेंगे, तो हम लोग ऐसा प्रिज्म नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे त्रिभुज बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। बाकी वो त्रिभुज रहेगा, बस इसको एक साइड बनाएंगे, बाकी इधर वाला चीज़ तो रहेगा बट वो दिखेगा नहीं, क्योंकि 2D है तो दिखेगा नहीं। तो वैसे प्रकाश इधर से ही आएगा और इधर से निकलेगा, ठीक है ना, इसी सतह से निकलता अपवर्तक सतह, इसका यही हुआ। तो ये प्रिज्म है। प्रिज्म आप कई तरीके से भी बना सकते हैं। आप ऐसे एक चतुर्भुज बनाकर इस प्रकार से एक ऊपर में ऐसा त्रिभुज बना ले और एक ऐसा त्रिभुज बना ले, ठीक है, और इसको ऐसा मिला दे। तो ये भी ऐसा इस प्रकार से एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर है। ये जो आप देख रहे हैं इधर ना, ये जो है ना, ये फलक इस प्रकार से जो झुका हुआ है, ये किसी कोण पे झुका हुआ होगा ना, यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये किसी कोण पे झुका हुआ होगा, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, इस सतह से जाएगा, इस सतह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिज्म है। और हमने जैसे कि बोला कि हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ही बनाकर सिर्फ समझेंगे। तो सिंपल से अब हम लोग सिंपल सा जो प्रिज्म का डिफिनेशन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच, अगर आप समझे ध्यान से, ये 2 पृष्ठ समतल है जो किसी कोण पे इस प्रकार से झुका हुआ है, ठीक है। तो यह भी बोल रहा है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच, ये जो 2 समतल पृष्ठ घिरा हुआ है और इसके बीच में जो पारदर्शी जो माध्यम है, जो पारदर्शी जो पदार्थ भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, 2 समतल पृष्ठों के बीच जो भी घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है उसके अंदर में बाकी सब जो सारा है सब कुछ
घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डिफिनेशन है प्रिज्म का। वैसे एक डिफिनेशन और दे देते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप ऐसा भी दे सकते हैं कि कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम। ठीक है, कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा रहता है प्रिज्म कहलाता है। तो ऐसा भी डिफिनेशन दे सकते हैं, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा रहता है प्रिज्म कहलाता है। तो ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रिज्म का डिफिनेशन है। बस प्रिज्म को हमने समझा, प्रिज्म क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रिज्म में होता है, ये तो प्रिज्म का फिगर है, वो आप लोग देख ले। वैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो प्रकाश है ना वो यहाँ से इस प्रकार से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, वो अपवर्तन होगा, वो हम लोग त्रिभुज में समझेंगे। ठीक है, वैसे अपने पास तो प्रिज्म है नहीं, वो हम लोग दिखा सकते हैं, बट फिगर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, उससे आप लोग भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे प्रिज्म को देखेंगे कि इसमें प्रकाश के साथ कैसा घटना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ये प्रिज्म है। ठीक है, और ये जो सतह है घिरा हुआ है ना, ये पूरा 3D में अगर सोचे तो आपको समझ में आएगा। पीछे भी और आकृति है इसका, बट यहाँ पे 2D ही दिखेगा, हम लोग ऐसे ही समझेंगे। तो ये जो है ना, ये किसी कोण पर झुका हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, और इसको आप याद रखें। वैसे आगे भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये प्रिज्म कोण होता है, वो किसी कोण पर झुका हुआ रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रकाश के साथ 2-3 घटनाएं हो सकता है। एक तो प्रकाश का परावर्तन हो सकता है कि टकराकर वापस आ जाए वो परावर्तन, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ पे अपवर्तन देखने को मिलता है। चूँकि एक माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। हमें ये पता है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो सारा प्रकाश है, आपको एक बात याद में रखना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, उसका रंग कैसा होता है, तो वो होता है श्वेत। ठीक है, श्वेत होता है। और श्वेत में कितना रंग होता है, तो 7 रंग होते हैं। और वो कैसे पता चला वो भी हम लोग अभी बात करेंगे जब इस प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो एक्चुअल में तो रंग कई सारे होते हैं, बट यह 7 रंग मानकर चलते हैं, और ये 7 रंग की ही बात करेंगे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। होते तो बहुत सारे लाखों करोड़ों रंग, लेकिन ये मोटा मोटी 7 रंग होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो बस इतना ही है। और चूँकि देखिए जो निर्वात में है या फिर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो हमने पढ़ा, वो सभी प्रकाश वहाँ पे, सभी प्रकाश का जो है ना, सभी रंग का प्रकाश, जो लाल हो, बैगनी हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, नारंगी, चाहे जो भी हो, वो सभी का सेम होता है चाल। लेकिन जब यहाँ पे इसमें जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा, खास करके यहाँ प्रिज्म में जाएगा ना, तो सभी प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश को जब भेजेंगे तो उसमें 7 रंग है। तो 7 रंग है तो वो एक साथ चलेगा तो श्वेत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ये इस प्रिज्म में जाएगा, यहाँ पे जब जैसे ही जाएगा, यहाँ पे जब इस प्रिज्म में जाएगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। चूँकि क्या है ना, अंदर ये तो पारदर्शी माध्यम है और किसी कोण पे झुका हुआ है, तो यहाँ पर सभी प्रकाश का चाल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 7 प्रकाश है ना, 7 का अलग अलग यहाँ पे चाल हो जाएगा। और वो डिपेंड किस पे करेगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करेगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा, अर्थात वो कम। चूँकि हमें पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, होता है, हमने देखा। तो यहाँ से हमने सपोज सफ़ेद प्रकाश को ऐसे गुजारा है। ठीक है, ये है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश को गुजारा और इसमें सारा है रंग, 7 रंग है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गया, ये यहाँ पे अपवर्तन होना इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा और 7 जो रंग है ना, वो अलग अलग मुड़ेगा। जिसका ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा वो कम मुड़ेगा और जिसका कम होगा वो ज़्यादा मुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से देख लिए 7। ये 7 रंग इसका ना अलग अलग तरीके से विचलित हो जाएगा, क्योंकि सबका तरंग दैर्घ्य अलग है। तरंग दैर्घ्य के बारे में मैंने पहले भी बात किया था थोड़ा सा, तो वही समझ के अपने को चलना है। एक ऊर्जा एनर्जी शक्ति है, जिसके पास ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वही बात यहाँ पे, वैसे हम लोग तरंग दैर्घ्य को जब देखेंगे स्पेशलिस्ट, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल का होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। ठीक है, तो सबसे कम बैगनी का और सबसे ज़्यादा लाल का होता है तरंग दैर्घ्य। यही कारण है कि जो कुहासा वगैरह में भी
आपने देखा होगा सिग्नल पे देखे लाइट वगैरह लाल होता है वहाँ पे, चूँकि लाल का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, चाहे जितना कुहा हुआ हो उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, वो आँखों तक पहुँच जाएगा तो अपने को दिख जाएगा लाल सिग्नल, ठीक है। अगर दूसरा प्रकाश होता तो वो उधर ही रह जाता, उधर ही प्रकीर्णन हो जाता, चूँकि उसका लाल की अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का, इसलिए वो पहुँच पाता है। लेकिन अगर तरंगदैर्ध्य कम हो तो वो प्रकाश उधर ही रह जाएगा, उधर ही प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है, उधर ही विचलित हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 7 रंग जो है ना, जब ये श्वेत प्रकाश जैसे इसमें प्रवेश करेगा ना तो सभी का तरंगदैर्ध्य अलग अलग, इसलिए सब अलग अलग तरीके से मुड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा ना वो बैगनी मुड़ेगा, चूँकि बैगनी जो रंग है ना उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल जो है सबसे कम मुड़ेगा तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। वैसे जो 7 रंग का जो फार्मूला है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं, बैजनीहा, या पीला होता है ना, पीनाला, 1 2 3 4 5 6 7, इसको आपको याद रखना है, बैजनीहा पीनाला या बैजनी पीनाला, ऐसा, ठीक है। बैजनीहा पीनाला, बैजनी पीनाला। बा से होता है बैगनी रंग, जा से जामुनी जो रंग होता है, और नी से नीला रंग होता है, और हा से हरा रंग होता है, और पी से पीला रंग होता है, और ना से नारंगी होता है, ठीक है, नारंगी, और ला से लाल रंग हो गया। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य जिसका होता है, ये सीक्वेंस में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इससे इसका, मतलब इससे कम इसका, इससे भी कम इसका, इससे भी कम इसका, इससे भी कम इसका, इससे भी कम इसका, और सबसे कम बैगनी का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे कम विचलित होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो यहाँ पे 7 रंग इसका आया, यहाँ से अलग अलग प्रवृत्ति होगा, जब बाहर निकलेगा तो भी इसका अपवर्तन होगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो ये 7 रंग जो है ना आपस में इस प्रकार से अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये सपोज हमारा क्या है, लाल, ये लाल है, और जिसका सबसे कम विचलन हुआ यहाँ पर दिख सकता है, वो कम मुड़ा, सबसे ज़्यादा मुड़ गया कौन, यहाँ पे बैगनी, ये है बैगनी रंग। बाकी बीच में जो रंग है लाल है, लाल के बाद यहाँ पे नारंगी हो गया, फिर इसके बाद पीला हो गया, फिर इसके बाद हरा हो जाएगा, फिर इसके बाद नीला हो जाएगा, ठीक है ना। 7 अपना अपना हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 है। तो लाल है, लाल के बाद यहाँ पे नारंगी हो जाएगा, ठीक। ये रंग कौन सा है, पीला रंग, पीला, यानी सबका अलग अलग विचलन होगा ना, तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर होगा। फिर हरा, तो उसके बाद हरा के बाद है क्या, नीला, तो यहाँ पर नीला लिख देते हैं, और नीला के बाद है जामुनी, ठीक है, तो यहाँ पे जामुनी हो जाएगा, जामुनी, ठीक है। तो इसको अपना सीक्वेंस में उतार ले। तो ये होता है कि ये सबसे पहले किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन जो आपको पता है न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन का तो आपको पता ही, आदत है उनको देखने का जो स्कोप वगैरह होता है उसमें। तो उसने जब लेंस उसमें अगर देखा, उन्होंने वैसे चश्मा वगैरह में भी दिखता है जो लेंस लगा हुआ रहता है पावर वाला, तो उसमें भी दिखता है आपको, प्रकाश चमकीला टाइप से दिखता होगा चश्मे में। तो उसने भी वैसा देखा, तो उनको लगा कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट टाइम तो कन्फ्यूजन हो गई, तो लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि हाँ ये प्रकाश के कारण ही शायद होता है, ठीक है, ये प्रकाश में कुछ बात है। तब उन्होंने इस प्रकार का जो काम है उन्होंने किया, और इससे पता चला कि हाँ इसमें 7 रंग होता है। फिर उन्होंने इस प्रिज्म को उल्टा करके भी देखा, वो भी हम लोग समझेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे न्यूटन ने किया था, जब श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारा गया, ठीक है, प्रिज्म तो पता है क्या है, तो जब प्रिज्म से गुजारा गया तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग अवयवों में बट जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं वो हमने अभी समझा, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अलग अलग है। तरंगदैर्ध्य अलग अलग है तो इसका परिवर्तन यहाँ पे देख रहे हैं ना, या अलग अलग मुड़ेंगे। जब अलग अलग मुड़ेगा तो ये सब रंग अलग अलग हो जाएगा, तो 7 रंग अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है। इसको पर्दे पे अगर देखेंगे ना, अगर पर्दा लगाएंगे तो उस पर्दे पे 7 रंग दिख जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल ये 7 रंग में विभक्त होने की जो घटना है इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है।
और अभी ये 7 रंग में विभक्त हो गया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। आपको याद रखना सबसे ज़्यादा लाल का तरंग दैर्ध्य होता है और सबसे कम इसका होता है। फिलहाल ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। और फिर से अगर इस श्वेत रंग, इस 7 रंग को अगर उल्टा प्रिज्म में ऐसा अगर बनाए, इसका जिसका आधार ऐसा ना, अगर इसको उलट दे, आधार जो इसका नीचे था उसको ऊपर कर दे और फिर से इस रंग को अगर हम भेजें तो ये वापस से श्वेत रंग हो जाएगा। ये वापस से सभी एक जगह केंद्रित हो जाएंगे और ये श्वेत हो जाएगा। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम लोग और भी समझेंगे। तो ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे वो तो ठीक है 7 रंग में विभक्त हो जाता है, बट अपने को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 कोण अपने को पढ़ना है। एक तो यहाँ पे जो कोण बनता है जिसको प्रिज्म कोण बोलते हैं, एक विचलन कोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमने समझ लिया है ना कि प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। अब इसमें जो वर्ड है और जो भी इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग इसका जो विचलन कोण होता है और जो प्रिज्म कोण होता है उसको समझते हैं। प्रिज्म कोण काफ़ी इजी है। जो हमने प्रिज्म को देखा था, 2 समतल पृष्ठ जिस किसी कोण पे वो झुका हुआ जाता है उसी को प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे जो प्रिज्म था, जैसे सपोज ये प्रिज्म है, तो ये जो जिस कोण पे ये समतल पृष्ठ है ये वाला और इधर वाला, ऐसा त्रिभुज नहीं है ये हमने प्रिज्म के रूप में इसको देखना है। ठीक है ना, तो ये प्रिज्म है और ये 3D में है जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो ये समतल पृष्ठ है और ये जिस कोण पे झुका हुआ ना इसी को बोलते हैं प्रिज्म कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो ये हमारा प्रिज्म कोण है। इसका डेफिनेशन कैसे देना है, यहाँ पे देखिए 2 समतल पृष्ठ है, तो किसी प्रिज्म में 2 समतल पृष्ठ के बीच, किसी भी प्रिज्म में 2 समतल पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण, किसी प्रिज्म में 2 समतल पृष्ठ के बीच में 2 समतल पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। काफ़ी इजी है, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा प्रिज्म कोण क्या है। किसी प्रिज्म में 2 समतल पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये काफ़ी इजी था। लेकिन अब हमें समझना है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो विचलन कोण तो वैसे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, बट इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना समझ लेते हैं। नीचे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। यहाँ से हमने ऐसे एक प्रकाश को गुजारा, इसको बोलते हैं PQ, इसको बोले अगर, तो ये हमारा PQ हुआ और ये आपतित किरण है, आपतित हुआ। और जब ये प्रिज्म से टकराएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री पे अभिलंब डाले तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इस तरफ जाना चाहिए था इसको, इस तरफ, ठीक, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, जाना चाहिए था ऐसा लेकिन चला जाएगा ऐसा। ठीक है ना, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये हमारा इधर वायु है इधर, और ये बीच में एक अलग माध्यम है पारदर्शी। तो ये हमारा विरल हुआ और ये सघन हुआ। इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, आपको भी पता है ये सब। और उसके बाद जब इससे बाहर निकलेगा तो ये तो इसके लिए तो ये तो सघन है ही और ये विरल रहेगा। तो यहाँ पे विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा अर्थात सघन से जब बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर 90 डिग्री पर अभिलंब डालें तो अभिलंब अगर देखें आप तो इधर अभिलंब है तो उधर नहीं जाएगा। अभिलंब इधर आना तो उधर नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब की ओर नहीं जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये PQ आपतित किरण था। QR यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। तो ये जो QR है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, यहाँ से अपवर्तित हुआ। और ये जो RS इसका नाम दे तो ये RS जो है वो निर्गत किरण है, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये अभिलंब से देखिए दूर हट गया। अब आपको पता है कि अभिलंब के साथ और आपतित किरण जो कोण बनाता है ना उसको I बोलते हैं। ठीक है, और अभिलंब के साथ और ये अपवर्तित किरण जो बनाएगा ना इसको R बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक तरीके से ये देखो तो ये आपतित हो रहा है किरण, ठीक है, इस बिंदु पर, तो ये भी उसी टाइप का ही कोण है, बट इसको I' मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनेगा ना यहाँ पे, इसको E मान लेते हैं, या फिर R' करके भी आप दे सकते हैं, वैसे E मान लेते हैं। ठीक है, इमरजेंसी करके कुछ इसका नाम होता है, तो इंग्लिश के नाम के आधारित पे यहाँ पे E लिखा हुआ है। तो इतना तो सबको पता होगा।
हमने पहले से भी ऐसा हमने देखते आया है, प्रकाश का अपवर्तन में भी देखा है। आपतित किरण यहाँ पे टकराएगा और चूंकि ये माध्यम है दूसरा, ठीक है, ये आपका सघन माध्यम है, तो यहीं जैसे ही इन करेगा यहीं से अपवर्तन शुरू हो जाएगा। ये तो पहले ऐसे गया, जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसा मुड़ गया। जब बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, चूँकि ये सघन है और ये विरल है। सघन से अगर विरल में जाएगा अभिलंब से दूर हटता है, और अगर विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो इतना बात सही है। अब देखिए इसका जो दिशा था वो इधर था जाने का, ठीक है, लेकिन वो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसा सोझा चला जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इस तरफ से किरण जो इधर मुड़ गया है, इधर मुड़ गया है ना, वो इधर इसको अगर मिलाएं तो देखें इस टाइप से, इधर बाहर से खींचे तो इसका तो जो डायरेक्शन है वो इधर का है और इसका डायरेक्शन इधर का है। तो देखिए डायरेक्शन यहाँ पर था, इधर था, लेकिन हो गया इधर। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे देख सकते डायरेक्शन इधर था, इधर, लेकिन ये इधर हो गया। तो ये कितना डिग्री कोण से ये विचलित हो गया, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। कितना डिग्री कोण से ये विचलित हो गया, यहाँ पर जो कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं विचलन कोण, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को बोलते हैं विचलन कोण। तो एक्चुअल में ये विचलन कोण हुआ कि जा रहा था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन हो गया ऐसे। तो ये कितना डिग्री से ऐसा घूम गया, तो ये कितना डिग्री कोण से ऐसा हो गया, ठीक है ना, इसका दिशा ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण का डिफिनेशन काफ़ी इजी है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। और ये हमारा विचलन कोण है। तो बस यहाँ पर ये जो पी क्यू है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और यहाँ पर जो ये किरण है ना, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसको बोलेंगे निर्गत किरण, और ये अपवर्तित किरण बीच वाला है, उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्रिज्म कोण हमने समझा, और विचलन कोण हमने समझा जो प्रिज्म से रिलेटेड था। अब हम लोग समझेंगे जो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, उससे रिलेटेड जो शब्द है उसमें स्पेक्ट्रम भी आता है, और इसको हम लोग समझते हैं श्वेत प्रकाश से 7 रंग कैसे प्राप्त होता है, फिर 7 रंग से श्वेत प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी समझा था ना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इससे पहले थोड़ा सा पहले हमने अभी फर्स्ट में ही बताया था वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। प्रकाश जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सभी का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, और एक्चुअल में जो रंग है वो तो सूरज का प्रकाश ही आता है, लेकिन अपने को हर रंग के वस्तु दिखता है, इसका मतलब उसमें हर रंग है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम लोग देख रहे हैं, वो सूरज के प्रकाश में भी दिखता है, हरा, लाल, पीला, नीला, जो भी वस्तु हो। तो होता क्या है, देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो वस्तु पूरा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा ना, वो ब्लैक दिखेगा। जो सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा वो ब्लैक दिखेगा, और जो पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देगा वो वाइट दिखेगा। प्रकाश के साथ 3 घटना हो सकता है। पहला परावर्तन, जिसको हमने पहले समझा। परावर्तन तो अपारदर्शी वस्तु में ही होता है, ठीक है, जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा। पारदर्शी होगा तो पार हो जाएगा, वो परावर्तन नहीं होगा। दूसरा अपवर्तन, जो हमने अभी समझा, अपवर्तन कि प्रकाश जा रहा है इस माध्यम में, अगर दूसरा माध्यम में चला गया तो अपवर्तन होगा, ऐसा हो सकता है, अगर वो ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा तो, ठीक है। और तीसरा हो सकता है अवशोषण। अवशोषण, तो ये इतनी 3 घटना हो सकता है। अपारदर्शी वस्तु में देखिए ये दोनों घटना हो सकता है। अपारदर्शी वस्तु में, अपारदर्शी माध्यम में ये दोनों घटना होगा, और अपवर्तन तो पारदर्शी माध्यम में होता है, यह भी पता है आपको। टकराएगा वापस आएगा तो अपारदर्शी माध्यम होगा तो ही टकराएगा वापस आएगा, और अवशोषित कर लेगा। कुछ ऐसा वस्तु होगा जिस पे प्रकाश पड़ेगा और कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, कुछ को परावर्तित कर देगा। तो ऐसा 3 घटना हो सकता है। जैसे इस पे पड़ा तो पूरा प्रकाश, यहाँ पे देखिए श्वेत दिख रहा है, मतलब कि पूरा प्रकाश को परावर्तित कर दिया। ये इस टाइप से ब्लू टाइप से दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश जो पड़ा, बाकी जो भी प्रकाश है, जैसे हमने देखा श्वेत में 7 प्रकाश होता है, तो वो बाकी प्रकाश को अवशोषित कर लिया, और सिर्फ नीला प्रकाश को यहाँ से परिवर्तन हुआ, तब ये नीला दिख रहा है। अगर हमें जैसे कि सपोज ये नीला है,
ये ब्लू है, तो अगर इसे हम लोग ब्लू रे में ही रख दें, ब्लू रे में ही रख देंगे तो ये ब्लू दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ब्लू के अदर कोई रे में अगर इसको रख दे, यानी किरण में रख दे जहाँ पे ब्लू रे नहीं होगा, दूसरा कलर होगा, तो वहाँ पे इसका रंग पता ही नहीं चलेगा इसका, ठीक है। अगर हम ब्लू जो जिस रंग का है ये, उसके रंग के अलावा किसी भी रंग में अगर रख दे, जैसे लाल में रख दे, तो ये दिखेगा नहीं, ब्लैक दिखेगा, ये उस टाइप का नहीं दिखेगा जिस टाइप का है, क्योंकि उस वहाँ पे ऐसा कलर है ही नहीं, ठीक है, इसलिए वैसा नहीं दिखेगा। तो बात ये है, अगर अपने को जो भी वस्तु दिख रहा है, जिस रंग का दिख रहा है ना, वो रंग सिर्फ परिवर्तित होता है, बाकी सब वो अवशोषित कर लेता है। तो ये होता है, ये हमने पहले भी बताया था। तो इसका मतलब है कि हाँ, जो सूर्य का प्रकाश का रंग है उसमें सारा रंग है, क्योंकि हम लोग सारे रंग वाले वस्तुओं को देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, मोटा मोटी यहाँ पे 7 रंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये विभक्त होने की घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे विभक्त करते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है, जब प्रकाश यहाँ से आपतित होगा तो सभी अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से वो मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे 7 बनाना जरूरी नहीं है, ये 7 हमने पहले बना दिया था, बैजनी या पिनाला आपको बताया था, ठीक है। तो ऊपर हमने लाल को रखा, लाल है, और नीचे बैगनी, बाकी जो बीच में है ना वो सारा कलर है, बाकी पाँचों, ठीक है। इसको लिखते नहीं है, बट वो पाँचों कलर सभी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये अलग अलग इसका अपवर्तन हो गया, अलग अलग हिसाब से अपना मुड़ गए हैं ये सब, तो ये अलग अलग हो गई है। और ये 7 रंग यहाँ से फिर जैसे ये सघन से बिरल में आया, बिरल से सघन में आया, फिर यहाँ से जब ये बिरल में जाएगा तो यहाँ से फिर अपवर्तन होगा, तो फिर ये 7 रंग में इस प्रकार से बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जब हमें इसको एक यहाँ पे पर्दा रख दे तो इस पर्दा पे ये 7 रंग दिखेगा, और जिस पर्दा को रखेंगे उसको भी बोलते हैं कुछ स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये हमारा है जब श्वेत प्रकाश को, ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये क्या है, प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखना है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या था, बैजनी पिनाला जो हमने अभी बताया था, बैजनी पिनाला, बैगनी, जामुनी एक रंग होता है, वो नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस टाइप से ये हो गया। बाकी ये तो हम लोग आगे भी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, अपवर्तन जो वायुमंडल वाला है ना उसमें भी पढ़ना है इसको। तो ये हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और यहीं पे जोड़ दिया है कि इस 7 रंग को जिस पर्दा पर उतारा जाता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने पर्दा लगा दिया ना, तो ये 7 रंग यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, सभी 7 रंग यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये सभी इस पर प्राप्त हो जाएगा और इस पर्दा पे प्राप्त हो जाएगा। इसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रम या फिर वर्ण पट बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, वर्ण जो विक्षेपण है ये हमने समझ लिया। और इसको जिस पर्दे पे उतारा जाता है, इस 7 रंग को जिस पर्दे पे उतारा जाता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। तो हम लोग जो वर्ण पट है ना उसको एक बार देख ही लेते हैं। वैसे तो पता है वर्ण पट अभी हमने बताया था कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। उसको जिस पर्दा पे उतारा जाता है, प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पर्दा होगा जिस पे वो 7 रंग वहाँ पे दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, इसको हमने वर्णपट स्पेक्ट्रम को समझा दिया है, ठीक है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो प्रिज्म के बाहर वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग प्राप्त होते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। बस। अब स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी देख लेते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध वर्णपट होता है जिसपे स्पष्ट सातों रंग प्राप्त होगा ना, उसको बोलेंगे शुद्ध वर्णपट, और जिसपे स्पष्ट नहीं दिखाई देगा सातों रंग या प्राप्त नहीं होगा स्पष्ट, तो उसको बोलेंगे अशुद्ध। तो शुद्ध वर्णपट वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देंगे शुद्ध वर्णपट कहलाता है। और अशुद्ध वर्णपट वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। और हमने अभी तरंगदैर्घ्य के बारे में बात किया। तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है सभी प्रकाश का, और यही कारण है कि जो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो सभी अलग अलग विचलित हो जाते हैं और वो सभी प्रकाश अलग अलग हो जाते हैं, तो अपने को 7 रंग दिखता है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल का है और सबसे कम बैगनी का है। तो जिसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा ना वो विचलित कम होगा, कम मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बैगनी का रंग तरंगदैर्घ्य कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बाय द वे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। सेम वैसा ही यहाँ पे नीचे है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रहने के कारण इसका विचलन कम होती है। तो ठीक है, ये तो तरंगदैर्घ्य वाला था। वैसे हमने तरंगदैर्घ्य को अच्छे से हम लोग आगे भी देखेंगे जहाँ पे तरंगदैर्घ्य पढ़ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वर्ण विक्षेपण है ना उसकी घटना क्यों होती है, वैसे तो हमने बता दिया है कि वर्ण विक्षेपण की घटना तरंगदैर्घ्य अलग होने के कारण होता है। तो वैसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एक बार देख लेते हैं। तो क्या है ना, वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, अर्थात 7 रंग में जो अलग होने की जो होता है उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। 7 रंग में अलग अलग जो बढ़ जाता है ना उसी को बोलते हैं। तो वो होता क्यों है, तो चूंकि देखिए सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण, सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है, और इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। चूँकि सबका अलग अलग तरंगदैर्घ्य है, सब अलग अलग विचलित, अलग अलग हिसाब से विचलित होंगे, तो वो तो सब अलग अलग हो गए ना जो भी प्रकाश है। तो इस प्रकार ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो बस इतना ही है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, कि हमने इतना तो जान लिया कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ऐसा न्यूटन ने करके देखा। लेकिन जब उन्होंने इस 7 रंग को फिर से एक प्रिज्म से गुजारा, वो उल्टा करके इसी प्रिज्म को, जैसे इस प्रकार का प्रिज्म था जिसका आधार नीचे था, ठीक है, इस बार इसका आधार ऊपर कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इससे गुजारा, तो पुनः उन्हें श्वेत प्रकाश ही मिला, ठीक है। उन्होंने सोचा और शायद विभक्त हो जाए, बट यहाँ पे श्वेत प्रकाश मिला पुनः फिर से। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे कि श्वेत प्रकाश से पुनः श्वेत प्रकाश की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है। सेम ऐसा ही हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजेंगे ना, तो ये 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग मुड़ जाएगा। जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा वो कम मुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 रंग था, अब इसको जब इस प्रिज्म से गुजारा जाएगा, ठीक है, जब इसको इस प्रिज्म से गुजरेगा ना, यही वाला, जब इसका जो आधार है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो जब इस प्रिज्म से गुजरेगा ना, यहाँ पे हम लोग 2 ही किरण को लेंगे कि जब ये ऐसा आएगा और यहाँ पे सारे किरण जो है ना एक जगह पे केंद्रित हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे ऐसे आया, अब ये तो देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे देखिए विरल से सघन में आया तो इधर की ओर मुड़ता है, विलंब की ओर मुड़ता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बाहर निकले ये 7 रंग है, ये सभी जो है ना वो एक जगह पे केंद्रित हो जाएंगे इस प्रकार से। जो भी किरण आएगा ना वो सभी अपना हिसाब से मुड़ेगा और सब एक जगह पे मतलब केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। जो सारा है ना वो सभी एक जगह पे
केंद्रित हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा सभी एक साथ। तो ये श्वेत रंग की प्राप्ति होती है। यहाँ से जो किरण निकलेगा ये भी श्वेत प्रकाश ही होगा और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग ये श्वेत प्रकाश ही है। तो जब श्वेत प्रकाश को सीधा प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग में विभक्त होगा और वही 7 रंग को अगर उल्टा प्रिज्म से गुजारेंगे ना, जिसका आधार ऊपर कर देंगे, तो वो पुनः श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होगी। अभी हम 2 किरण लेकर समझाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पर प्रिज्म है, यहाँ से हम लोग ज़्यादा किरण को नहीं लेंगे, ठीक है। एक लाल और एक बैंगनी को लिया और यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म को हमने यहाँ पे रखा, तो ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। और जब ये इससे टकराएगा ना, इससे टकराएगा ना, तो ये कहीं एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक जगह पे केंद्रित हो गया, सभी रंग एक जगह पे केंद्रित होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये भी श्वेत प्रकाश है और जो बाहर निकलेगा ना, वे भी श्वेत प्रकाश ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ रहा है कैसे होगा। तो जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से होकर गुजरती है, यहाँ पर देखिए, जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। जो हमने पहले देखा कि जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। जब इन्हीं 7 रंगों को, तो बीच में और भी रंग है, तो हमने 2 को ही दिखाया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाले को। जब इन्हीं 7 रंगों को उल्टा प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब इन्हीं 7 रंगों को उल्टा प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, उल्टा प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो हमें पुनः श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है कि जब श्वेत प्रकाश को सीधा प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इन्हीं 7 रंगों को जब उल्टा प्रिज्म से यही 7 रंग जब उल्टा प्रिज्म से गुजरती है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। जब इन्हीं 7 रंगों को उल्टा प्रिज्म से होकर गुजारती है, नहीं होगा ना ऐसा, जब इन्हीं 7 रंगों को, यहाँ पे क्या है, जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त होती है। जब यही 7 रंग, ऐसा लिखेंगे, इन्हीं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब यही 7 रंग, देखिए, जब श्वेत प्रकाश सीधा प्रिज्म से गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। जब यही 7 रंग उल्टा प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, जब यही 7 रंग उल्टा प्रिज्म से गुजरती है तो पुनः श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होती है। और मतलब यही सोच के तो लिखना ना, एक बार उल्टा एक बार सीधा किया, एक बार श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारा, 7 अवयवी भाग में विभक्त हुआ, यही 7 अवयवी भाग को उल्टा प्रिज्म से गुजारा तो फिर से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति हुई। तो बस इतना सा था और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है। तो हमने इसको भी देख लिया कि कैसे श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश को प्राप्ति की जा सकती है। जब हम लोग सीधा प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त होगा, जब वही उल्टा प्रिज्म से गुजारे तो फिर से वो सब केंद्रित हो जाएगा और श्वेत प्रकाश हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लास्ट है, अभी जो हमने क्वेश्चन इससे पहले देखा ना, उसी से रिलेटेड ये भी है। बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो 7 रंगों का मिश्रण एक प्रयोग द्वारा दिखाना, तो अपने को समझे, प्रयोग तो कर नहीं सकते बट उसको लिखना है उसी भाषा में। तो हम प्रयोग के लिए श्वेत रंग से श्वेत रंग प्राप्त करना है, क्योंकि अपने को 7 रंग का मिश्रण है वो दिखाना है, ठीक है। तो पहले प्रिज्म से गुजारेंगे वो 7 रंग में विभक्त होगा और 7 रंग को फिर उल्टे प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो श्वेत रंग वापस से प्राप्त होगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, क्योंकि जब हमने सीधा प्रिज्म से गुजारा तो वो 7 रंग में विभक्त हो गया और जब फिर 7 रंग को हमने उल्टा प्रिज्म से गुजारा तो फिर से वे श्वेत प्रकाश यानी फिर से वो मिश्रण हो गया, ठीक है उसका। तो यहाँ पर लिखना है 2 प्रिज्म लेना है, एक तो अपने को सीधा ऐसा प्रिज्म लेना है, ठीक ऐसा, और एक उल्टा प्रिज्म लेना है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ से गुजारेंगे ना तो ऐसा यहाँ पे 2 ही प्रकाश को यहाँ पे दिखाते हैं और ये रहा इस प्रकार से, और जब ये इससे टकराएगा तो ये एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, एक जगह पे मिल जाएगा और फिर ये श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होगी।
ये प्रिज्म 1 है, ये पहला प्रिज्म है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा प्रिज्म है, उल्टा वाला, ठीक है, ये दूसरा प्रिज्म है। तो यहाँ पे वही आपको सिर्फ लिखना अपने मन से ही, आपको पता कैसे श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस इसको एक बार समझ लेना है बस, ठीक है। तो इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं, 2 ही प्रिज्म लेना पड़ेगा इस प्रयोग को करने के लिए। पहला प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करते हैं, पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर करके 2 प्रिज्म लिया, एक का आधार नीचे एक का आधार ऊपर रखना है, ठीक है। तो दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करते हैं। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। जब पहले प्रिज्म से श्वेत रंग को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। यहाँ तक 7 रंगों में बढ़ जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था सेम वही है। जब 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, जब 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो बस ये था हमारा यहाँ जो हमने अभी देखा, ये प्रिज्म के बारे में हमने देख लिया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वर्ड था वो हमने सब कुछ देख लिया। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जो इसको कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।